बढ़ते हैं। तेल की राजनीति, डॉलर की ताकत और अमेरिका का दबदबा, बरसों से यही नियम दुनिया चलाती आई। लेकिन अब भारत ने वो दांव चल दिया है जो अमेरिका के टैरिफ पूरे खेल को हिलाकर रख सकता है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए भारत ने भी करारा जवाब तैयार कर लिया है। अहमदाबाद से लॉन्च हुई पहली स्वदेशी ईवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि दुनिया को भारत का संदेश है कि तेल का खेल खत्म होने वाला है। बहरहाल सवाल यह, क्या ईवी भारत का नया हथियार बनकर अमेरिका की ऑयल डिप्लोमेसी और दादागिरी को ध्वस्त कर देगी? आइए इस आलेख में इस मामले की पड़ताल करते हैं। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया। ट्रंप प्रशासन का दबाव साफ है, भारत तेल खरीदे, वो भी अमेरिका से। लेकिन भारत अब समझ चुका है कि वो वही तेल जो आज अमेरिका हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, कल उसके लिए बोझ बन सकता है। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में निर्मित पहली ईवी लॉन्च करके ये साफ कर दिया कि भारत अब तेल निर्भरता के बजाय ईवी क्रांति की तरफ बढ़ेगा। और इसी वजह से पीएम मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि भारत चीन जैसे बड़े बाजार की तरफ आगे बढ़े। चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। भारत का प्लान तैयार है, तेल का जवाब इलेक्ट्रॉनिक कार से। अगर भारत में ईवी गाड़ियों का बाजार व्यापक रूप से विकसित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्री और भारत के राजदूत जो जापान में, उन्होंने क्या कहा, सुनाते आप। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China, for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025, at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering three evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The evening of 28th August, he will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014, and reflects the very high priority that this particular relationship has in our foreign relations. See, this is not the first time they are meeting. Honorable Prime Minister has met Prime Minister Ishiba on 2 occasions earlier, during the Laos summit and also during the G7 summit in Canada. So this is, but first visit of Prime Minister
after Prime Minister Ishiba became the Prime Minister. So this is an important annual summit, and as I mentioned, we have a series of important outcomes which we are working on this visit. I'm very happy to note that we will have a great visit, which would cover the entire spectrum of relationship, giving a new momentum in our relationship. अब आपको बताते हैं कि ये ट्रायंगल क्यों जरूरी है। साल 2024-25 में द्विपक्षीय कारोबार भारत ने खरीदा जापान कुल आयात $17.59 बिलियन, कुल कारोबार $22.85 बिलियन, भारत ने बेचा कुल निर्यात $5.15 बिलियन को मोदी वॉर बताया है। नवारा ने बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी के इंटरव्यू में भारत पर जंग को बढ़ावा देने और दोहरा खेलने का आरोप लगाया। नवोरा ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमतों पर बेचता है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। नवोरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा, भारत तुम तानाशाहों के साथ मिले हुए हैं। चीन ने अक्साई चीन और तुम्हारे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और रूस जाने भी, ये आपके दोस्त नहीं है। नवारो ने कहा, भारतीय नेता हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हम रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने रूस पर भारत को बेचे गए तेल के बदले मिलने वाले पैसों से युद्ध मशीनरी को चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहां के लोगों को मारता है, फिर यूक्रेन हमारे और यूरोप के पास आकर कहता है कि हमें और पैसे दो। इस तरह अमेरिका टैक्स पेयर्स को नुकसान होता है। नवोरो ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले भारतीय टैरिफ की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत की नीतियों से अमेरिका में सभी को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी जनता, कारोबार, कामगार सब हार रहे हैं क्योंकि भारत ने बहुत ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं। इसकी वजह से अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोगों की आमदनी और बढ़ गई हुई है, मजदूरी भी खत्म हो रही है। अमेरिकी टैक्स पेयर्स को भी घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनका पैसा आखिरकार मोदी की जंग में इस्तेमाल हो रहा है। नवारो ने तेल आयात पर भारत के दावों को खारिज किया। उन्होंने मोदी पर एरोगेंट होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत का हर रोज 15 लाख बैरल रूसी तेल खरीदना यूक्रेनी लोगों को मारने के लिए हथियार, ड्रोन और बम खरीदने के लिए काफी है। दरअसल ट्रंप पहले भी भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को बढ़ावा देने का आरोप लगा चुके हैं। इससे भारत ने गलत बताते हुए कहा कि हम अपने देश की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। नवारो की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है। इस कदम से अमेरिका और भारत के 66% निर्यात पर असर पड़ने की आशंका भी है। भारत अमेरिका के बीच 24-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $131.8 अरब का था। नवोरो ने टैरिफ बढ़ाने का बचाव करते हुए भारतीय व्यापार नीतियों को अनुचित बताया। उन्होंने कहा, भारत में 25% टैरिफ इसलिए लगाए गए क्योंकि वो व्यापार में हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा कि अगर भारत ने व्यापार को लेकर अपना रुख नहीं बदला तो ट्रंप और सख्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत झुकने से इनकार करता है तो ट्रंप भी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है इसमें साथ एकदम ये सब कुछ हुआ है तो उसका असर बहुत ज़्यादा भयावह है। मेरे यहाँ तो कम से कम 1.5 लाख लोग सीधे इससे प्रभावित हो गए, क्योंकि वुडन हैंडीक्राफ्ट, आयरन हैंडीक्राफ्ट का यहाँ से काम है और सारा अमेरिका जाता था। केंद्र सरकार को अब वहाँ पे लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि हमें 20% की वो दो, कुछ लोगों के कंटेनर्स बीच में फंसे हुए हैं। तो केंद्र सरकार को इसमें तुरंत सहायता देनी चाहिए उन लोगों को, जिससे ये लोग बेरोजगार ना हो जाएं, क्योंकि 1.5 लाख लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति हर जिले में, जहाँ से ज्वेलरी का हो रहा है, जहाँ से कपड़े का हो रहा है, जहाँ से लेदर का हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आएगा। कुछ जगहों पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कुछ जगह खुली हैं, उनको तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बुरी स्थिति होनी है। तो ये प्रधानमंत्री जी को इस वक्त फैसला लेना चाहिए कि अपने यहाँ इसका जो प्रभाव है वो कम से कम हो सके। ट्रंप का जो टैरिफ है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करेगा। मुझे लगता है कि ट्रंप का जो टैरिफ है
वो हमारे बड़े बड़े क्षेत्रों में निवेश और रोजगार को खत्म करेगा। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम ऐसी चमड़े के उद्योग हैं जो बंद हो रहे हैं, प्रोडक्शन आधा कर दिया है। तिरुपुर से लेकर सूरत और गुरुग्राम में कपड़े की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 2,17,000 करोड़ रुपए हमारी जीडीपी पर फर्क आएगा। $87 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है यूएस का, वो अधिया जाएगा। इसकी जवाबदेही किसकी है? इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इधर उधर की बात हो रही। नया शगुफा छोड़ा गया है स्वदेशी का। बुल्गारी के चश्मे और मोवाडो की घड़ी और केनेथ कोल के जूते और अरमानी का सूट और मेबैक की गाड़ी और बोइंग के हवाई जहाज में चलते हुए मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 11 साल में आत्मनिर्भर क्यों नहीं किया? ट्रंप का जो टैरिफ है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करेगा। मुझे लगता है कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो हमारे बड़े बड़े क्षेत्रों में निवेश और रोजगार को खत्म करेगा। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम ऐसी चमड़े के उद्योग हैं जो बंद हो रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। संभल का सच सामने आ गया है, हिंसा की सच्चाई सामने आ गई है। संभल में आजादी के बाद 15 दंगों की वजह क्या है, इसकी पूरी सच्चाई 450 पन्नों की रिपोर्ट में है। इसी रिपोर्ट को संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है।